नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अपन इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, उसमें अपन भारत का पहला भौतिक विभाग हिमालय पर्वतमाला पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। हिमालय पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि हिमालय पर्वतमाला भारत के किस भाग में है। तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भारत में इसकी लंबाई है टोटल 2500 किलोमीटर। सिंधु नदी के मोड़ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा था कि हिमालय की टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में हिमालय का जो भाग है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय भी इसे कहते हैं। सबसे उत्तर में सबसे दूर है, इसलिए इसे परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में था वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय के दक्षिण में था लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में था शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। कल अपन ने ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में चर्चा की थी कि ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका चारों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर यही है। सबसे पहले सबसे उत्तर में कैलाश, कैलाश के बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद जास्कर। इन्हीं श्रेणियों में से लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, जो गिलगित के समीप एक गार्ज बनाती है, बुंजी गार्ज। कितने मीटर गहरा है? 5200 मीटर गहरा है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज भी कौन सा है? बुंजी गार्ज है। इसी ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है, इस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन आस्टिन भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर थी। कल अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था वृहद हिमालय। वृहद को महान, ग्रेट, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय की इन चारों श्रेणियों में से सबसे ऊंची व सबसे विस्तृत श्रेणी है। हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां भी किसमें स्थित हैं? वृहद हिमालय में स्थित है, और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इस पर सदैव क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से गंगा व यमुना जैसी 12मासी नदियों का उद्गम भी होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं? 12मासी, यानी कि वर्ष भर तक बहती हैं, क्योंकि इनमें पानी का स्रोत क्या है? क्योंकि हिमालय जो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है। आगे अपन चर्चा करते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय किस किस के बीच में है? तो लघु हिमालय के उत्तर में तो वृहद हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फोल्ट किससे अलग होते हैं? मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फोल्ट। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय किससे अलग होते हैं? मेन बाउंड्री फोल्ट से अलग होते हैं। जबकि कल अपन ने देखा था कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। और ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? हिंज लाइन या सच्चर जोन के द्वारा अलग होते हैं। आगे देखो दोस्तों, लघु हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय का धड़, हिमालय का धड़। हिमालय का धड़ किसे कहते हैं? लघु हिमालय को कहते हैं। लघु हिमालय की ऊंचाई वृहद या महान हिमालय की अपेक्षा कम है। तो लघु हिमालय की औसतन ऊंचाई
औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच है। 3500 से 4500 मीटर के बीच है। जबकि अपन ने कल देखा था कि बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर थी। तो इससे काफी नीचा है लघु हिमालय। लघु हिमालय के ढलानों पर जो अपना लघु हिमालय, जैसे मान लो ये अपनी लघु हिमालय श्रृंखला है और ये पर्वत श्रेणी है, इसके जो ढलान है उत्तर और दक्षिणी भाग में, इन ढलानों के ऊपर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान, इसके अलावा कोणधारी वनस्पति, कोणधारी क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। इसके ढलानों पर जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें पश्चिम का मतलब है जम्मू कश्मीर की ओर, पश्चिम में उन्हें क्या कहते हैं? मर्ग। पश्चिम में उन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जबकि जो पूर्व में घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय के ढलानों पर, उन्हें क्या कहते हैं? बुग्यार या क्या कहते हैं? बयार भी कहते हैं। बुग्यार या क्या कहते हैं? बयार कहते हैं। इसके अलावा इनके ढलानों पर कैसी वनस्पति मिलती है अपने को? कोणधारी वनस्पति मिलती है। कोणधारी का मतलब ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक कोण के रूप में व्यवस्थित हो, यानी कि नुकीली पत्ती होती है। ये पत्तियां नुकीली क्यों होती है? जब भी बर्फबारी होती है तो बर्फ इन पेड़ों के ऊपर जम न सके, इसलिए इनकी पेड़ों की पत्तियां कैसी होती है? नुकीली होती हैं। तो कोणधारी वनस्पति भी अपने को सर्वाधिक हिमालय के किस भाग में देखने को मिलती है? लघु हिमालय में देखने को मिलती है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। एक तो है अपनी पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। महाभारत श्रेणी हिमालय के किस भाग में है और किस देश में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार कहाँ पर है? हिमाचल में। मसूरी उत्तराखंड में। महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमालय के किस भाग में महाभारत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो नेपाल में जो लघु हिमालय का विस्तार है वहां पर कौन सी श्रेणी है? महाभारत श्रेणी है। लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। तो लघु हिमालय की रीढ़ किसे कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी को कहते हैं, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे बृहद श्रेणी मानी जाती है। इसके अलावा लघु हिमालय व बृहद हिमालय के मध्य अपनी कई घाटियां भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्ला व कांगड़ा व कुल्लू घाटी। इसके अलावा काठमांडू घाटी। ये घाटियां भी किस किस के मध्य हैं? लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य स्थित हैं। और कल मैंने ये भी बताया था कि लघु हिमालय में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? करेवा यानी कि हिमोड निक्षेप से बनी झील नुमा स्थलाकृति या हिमोड निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। और करेवा पर किसकी खेती की जाती है? केसर की। किसकी खेती की जाती है? केसर या जाफरान की खेती की जाती है। इन घाटियों में कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी में सबसे बड़ी घाटी है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 4900 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आगे देखो दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटक स्थल
कहां पर स्थित हैं? लघु हिमालय में स्थित हैं। उत्तर भारत के अधिकांश पर्यटक स्थल, उत्तर भारत के अधिकांश पर्यटक स्थल, अधिकांश पर्यटक स्थल कहां पर स्थित हैं? लघु हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय में स्थित हैं। तो लघु हिमालय, जैसे अपन ने कल देखा था कि वृहद हिमालय अपने लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वृहद हिमालय अपने लिए जल संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से लघु हिमालय अपने लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो लघु हिमालय अपने लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पर्यटन या पर्यटन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। तो लघु हिमालय में जैसे अपने नैनीताल, नैनीताल, सात ताल, नैनीताल, सात ताल, इसके अलावा है अपनी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर, डलहौजी नगर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। अधिकांश पर्यटक स्थल अपने किस में स्थित हैं? लघु हिमालय में स्थित हैं। तो लघु हिमालय अपने लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जबकि वृहद हिमालय अपने लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो जल संसाधनों की दृष्टि से वृहद हिमालय अधिक उपयोगी है। इसके बाद में अपनी हिमालय की अंतिम श्रृंखला आती है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, हिमालय की चौथी और अंतिम श्रेणी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल, सबसे उत्तर में ट्रांस के बाद में वृहद के दक्षिण में लघु, और लघु के दक्षिण में क्या है? शिवालिक। तो इसलिए इसे बाह्य हिमालय या इसे उप हिमालय भी कहते हैं। उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सबसे कम ऊंचाई, हिमालय की तीनों श्रेणियों में इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसकी औसतन ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर, और इसका फैलाव भी क्या है? सबसे कम है। ये जो शिवालिक हिमालय, ये निरंतर रूप से न होकर या इसका लगातार विस्तार न होकर ये कटी फटी है, कटी फटी श्रृंखला है, कटी फटी श्रृंखला है। इसका लगातार विस्तार या ये सतत रूप से पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर असम तक ये सतत रूप में है। इसके बाद में इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अभी आगे इसका एक वर्गीकरण और पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन म्यांमार और भारत की सीमा बनाने वाली पहाड़ियां, जैसे पटकोई बुमे, लुइसिए, मिसमी, मिरी, अबोर, डफला। ठीक है, वो सब किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। तो इसकी ऊंचाई कम है, तो इस पर बर्फ का जमाव नहीं होता, नहीं यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल है। इसकी एक विशेष विशेषता है कि शिवालिक हिमालय से एक नदी निकलती है जो भारत की आंतरिक अपवा की सबसे बड़ी नदी है, घग्गर।
कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी निकलती है। हिमालय की नदियों में एकमात्र नदी है जो क्या है? अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि घग्गर नदी केवल और केवल वर्षा ऋतु में बहती है। कब बहती है? वर्षा ऋतु में बहती है। जबकि अभी मैंने बताया था कि हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां कैसी होती हैं? 12मासी या वर्ष वाहिनी होती हैं। लेकिन हिमालय की नदियों में यह नदी अपवाद है, घग्गर नदी। ये केवल और केवल किस ऋतु में बहती है? वर्षा ऋतु में बहती है। इसका कारण क्या है कि शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण से यहाँ पर सदैव बर्फ का जमाव नहीं हो पाता। अतः इस नदी में शीत ऋतु में पानी की आपूर्ति नहीं होती, इसलिए ये केवल किस ऋतु में बहती है? वर्षा ऋतु में बहती है। आगे देखो, शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और अपना लघु हिमालय, वो सॉरी ये तो अभी बता दिया मैंने। शिवालिक हिमालय व उत्तर का मैदान, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तर का मैदान। शिवालिक हिमालय व उत्तर का मैदान किसके द्वारा अलग होते हैं? तो हिमालय फ्रंट लाइन के द्वारा। हिमालय फ्रंट लाइन, हिमालय फ्रंट लाइन के द्वारा क्या अलग होते हैं? उत्तर का मैदान और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को क्या कहते हैं? दून और द्वार, दून और द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार, इन घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को क्या कहते हैं? दून और द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। एक अभी मैंने बताया था कि लघु हिमालय में मिलने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग और बुग्याल या बयार कहते हैं। पश्चिम में क्या कहते हैं? मर्ग, और पूर्व में क्या कहते हैं? बुग्याल या बयार कहते हैं। ये था अपना शिवालिक हिमालय। आगे देखो, शिवालिक हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, या शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आगे चलते हैं तब किसका विस्तार मिलता है अपने को? तो जैसे शिवालिक हिमालय के दक्षिण में चलते हैं, जैसे यहाँ तक मान लो शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों का विस्तार है। आगे आए तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार मिलता है अपने को? भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है। किसका विस्तार मिलता है? भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? जब यहाँ से नदियों का उद्गम होता है हिमालय की श्रेणियों से, तो नदियां जब यहाँ से निकलती है, अधिक ऊंचाई से आती है, तो नदियों के साथ मोटे कंकड़ पत्थर भी बहकर आते हैं, जो इस शिवालिक हिमालय के ग्रीपदीय भाग में आकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड नदियों के साथ आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इस शिवालिक हिमालय के दक्षिण में या इसके पदीय भाग में, ग्रीपदीय भाग में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और कारण क्या है इसे भाबर कहने का? कि यहाँ पर जो भी नदियां आती हैं इस क्षेत्र में चट्टानें अधिक मोटी होने के कारण यहाँ पर नदियां बहती हुई दिखाई नहीं देती, या कह सकते हैं कि यहाँ पर नदियां के विलुप्त दिखाई देती हैं। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में किसका विस्तार पाया जाता है? भाबर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ये भाबर जो प्रदेश होता है ये अनुपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। आगे अपन जब उत्तर का मैदान पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भाबर, दोआब, तराई। आगे देखो दोस्तों, इसका एक वर्गीकरण और आता है हिमालय का नदी और घाटियों के आधार पर। आगे आता है अपना हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का
प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था एक भूगोलवेत्ता थे, सिडनी बुरान। सिडनी बुरान इन्होंने नदी और घाटियों के आधार पर, किसके आधार पर? नदियों व घाटियों, नदियों व घाटियों के आधार पर इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। और अपने वर्गीकरण में इन्होंने हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। देखते हैं। देखो, इन्होंने 4 भाग बताए थे हिमालय के नदियों के आधार पर। यहां से तिब्बत से एक तो निकलती है सिंधु, जो कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है। ये कौन सी है? सिंधु। एक यहीं से निकलती है अपनी सतलज, जो किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है, सतलज। एक काली, जिसे शारदा या सरयू भी कहते हैं, जो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। एक है अपनी तिस्ता, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और लास्ट में आती है अपनी ब्रह्मपुत्र। नदियों में एक ही नदी पुल्लिंग है, बाकी सब कैसी हैं? स्त्रीलिंग। ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा जी का पुत्र। इन्होंने बताया कि सतलज से सिंधु या सिंधु से सतलज तक का जो हिमालय, इसे अपन कहेंगे कश्मीर हिमालय। सिंधु से के सतलज के बीच का हिमालय क्या कहलाएगा? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या इसे हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय या इसे पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। तो कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु से सतलज नदी के बीच में कितने किलोमीटर की लंबाई में? तो सिंधु से सतलज के बीच में ये 560 किलोमीटर की लंबाई में, कितने किलोमीटर की लंबाई में? 560 किलोमीटर की लंबाई में है। आगे सतलज से काली नदी तक का जो हिमालय, ये है अपना कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय ये 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आगे आता है अपना नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता तक। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 800 की में। तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आता है अपना असम हिमालय। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है? 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आगे देखो इनकी क्या क्या विशेषताएं। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, डल व वुलर झील, डल व वुलर झील किसमें स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। इसके अलावा कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी भी कहां पर है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। अगला आता है अपना कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को अपन गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय।
इसमें भारत के अधिकार में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसके अलावा फूलू की घाटी, ये सब किस में स्थित हैं? कुमायूं हिमालय में स्थित है। आगे आता है अपना नेपाल हिमालय। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग वह हिमालय का सर्वाधिक विस्तृत भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय है। सबसे ज्यादा ऊंचा और सर्वाधिक विस्तृत कौन सा है? नेपाल हिमालय। हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां किस में स्थित हैं? नेपाल हिमालय में स्थित हैं। जैसे कौन कौन सी चोटियां नेपाल हिमालय में? तो एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आदि ये चोटियां किस में स्थित हैं? नेपाल हिमालय में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों कुमायूं हिमालय में एक चीज रह गई अपनी, कुमायूं हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ किस में स्थित हैं? कुमायूं हिमालय में स्थित है। और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, इन दोनों नदियों का उद्गम भी किससे होता है? कुमायूं हिमालय से होता है। लास्ट आता है अपना असम हिमालय। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 720 किलोमीटर की लंबाई में। कौन सी नदी से कौन सी नदी तक? तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने किलोमीटर की लंबाई में? 720 किलोमीटर की लंबाई में है। इसमें देखो असम हिमालय में हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं, यानी कि पश्चिम से जैसे पूर्व की ओर आते हैं तो हिमालय की तीनों श्रेणियां आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई अपने को क्या मिलेगी? पश्चिम की अपेक्षा कम मिलेगी। असम हिमालय में यहाँ पर कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं जो भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। जैसे डाफला, मिरी, मिस्मी, पटकोई बुम, नागा, रीवा आदि ये जो श्रेणियां हैं ये कहां पर है? अपने असम हिमालय में स्थित हैं। इनमें पटकोई बुम, मिस्मी, नागा, ब्रेल श्रेणी ये भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये जो अपना कश्मीर हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील या भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कहां पर है? लद्दाख में कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। पेंगेंग तसो झील का क्या नाम है? पेंगेंग तसो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैसे पानी की है? खारे पानी की झील है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। और इसका नाम क्या है? पेंगेंग तसो इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, यह था अपना हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। आगे देखते हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में तुलनात्मक अंतर। पश्चिमी व पूर्वी हिमालय में अंतर।
पश्चिमी व पूर्वी हिमालय में अंतर। तो पश्चिम और पूर्व कहाँ से बांटते हैं हिमालय को? जो काली नदी है, अभी अपन ने नोटिस किया था काली नदी, ठीक है, काली नदी, काली नदी के पश्चिमी भाग, काली नदी के जो पश्चिम में वो क्या कहलाता है? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। और जो पूर्व में वो क्या कहलाता है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। इन दोनों में देखो क्या क्या अंतर है पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा क्या है? अधिक है। चौड़ाई भी पश्चिमी हिमालय की क्या है? अधिक है। पूर्वी हिमालय की चौड़ाई भी क्या है? कम है। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई अधिक है और इसकी चौड़ाई भी क्या है? अधिक है। ऊंचाई और चौड़ाई अधिक है किसकी अपेक्षा? पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। और इसकी ऊंचाई व चौड़ाई क्या है? कम है। ऊंचाई व चौड़ाई क्या है? पूर्वी हिमालय की कम है। किसकी अपेक्षा? पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। पश्चिमी हिमालय में वर्षा, दूसरा फैक्ट है अपनी वर्षा। पश्चिमी हिमालय में वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर, जबकि पूर्वी हिमालय में वर्षा, पूर्वी हिमालय में वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। कितने से अधिक? 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब ये मानसून आता है अपने भारत में, जब मानसून आता है यहाँ पर, जैसे अपनी हिमालय पर्वतमाला है, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सबसे पहले इस पूर्वी हिमालय में वर्षा करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है हिमालय के साथ साथ, तो आगे बढ़ने पर वो वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है, तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें उनकी आर्द्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसके कारण से पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में क्या होती है? कम वर्षा होती है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। दक्षिण पश्चिमी मानसून किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। केवल एक मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसके अलावा इसमें वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, या कह सकते हैं मावट के रूप में, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से। तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा होती है एक तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु में किसके द्वारा? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभ से, जबकि ग्रीष्म ऋतु में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। और पूर्वी हिमालय में अपनी एक ही बार वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। यहाँ पर शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी वर्षा की मात्रा किसमें अधिक है? पूर्वी हिमालय में अधिक और पश्चिमी हिमालय में क्या है? कम है। अब जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर वनस्पति भी क्या पाई जाती है? वनस्पति, वर्षा अधिक है तो वनस्पति क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और वनस्पति अधिक पाई जाती है तो यहाँ पर जैव विविधता, जैव विविधता भी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर वनस्पति क्या पाई जाती है? कम। और वनस्पति कम पाई जाती है तो जैव विविधता भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। यानी कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता कम पाई जाती है, वनस्पति कम पाई जाती है
और वर्षा भी कम होती है। अगला देखो, पश्चिमी हिमालय में हिमावरण यानी कि बर्फ गिरना, हिमावरण और ट्री लाइन, हिमावरण और ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? अधिक। हिमावरण और ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? अधिक है, यानी कि यहाँ पर अधिक ऊंचाई तक क्या पाए जाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी हिमालय में हिमावरण और ट्री लाइन की ऊंचाई, ट्री लाइन और हिमावरण, ट्री लाइन और हिमावरण की ऊंचाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय को जैव विविधता का हॉट स्पॉट, जैव विविधता का हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट या जैव विविधता का क्या कहते हैं? तप्त स्थल, जैव विविधता का तप्त स्थल कहते हैं। जबकि पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता कम पाई जाती है, इसलिए इसे जैव विविधता का तप्त स्थल नहीं कहते। आगे देखो, जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट से मतलब है यानी कि जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती हो, वो क्या कहलाता है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है। हॉट स्पॉट का हिंदी अर्थ है तप्त स्थल, यानी कि जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती हो। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कुल 4 हैं। भारत में जैव विविधता के कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं हॉट स्पॉट? जैव विविधता के 4 तप्त स्थल हैं भारत में। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट कितने हैं भारत में? 4। इन 4 में से 2 तो पूर्ण रूप से भारत में और 2 हैं भारत की सीमाओं पर। पहला तो है अपना पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक का जो तटीय भाग है वहां पर। दूसरा है अपना पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तीसरा है अपना इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा है अपना सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। कहाँ कहाँ है ये देखो, एक बार नक्शे में डिनोट करते हैं इनको। यहाँ पर है अपना पश्चिमी घाट, यहाँ पर क्या है? पहला क्षेत्र पश्चिमी घाट। यहाँ पर है अपना दूसरा क्षेत्र पूर्वी हिमालय। यहाँ पर है अपना तीसरा क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, भारत और म्यांमार की सीमा पर। और चौथा क्षेत्र है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास सुंडा लैंड। भारत में टोटल जैव विविधता के तप्त स्थल कितने हैं? 4। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड। टोटल तप्त स्थल कितने हैं? 4 है भारत में जैव विविधता के। आगे चर्चा करेंगे अपन हिमालय के दर्रों के बारे में। हिमालय के दर्रे,
हिमालय के दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में से गुजरने का आवागमन का जो सकरा या तंग रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इसे नाल भी कहते हैं। दर्रा या क्या कहते हैं? नाल भी कहते हैं। पहला अपना राज्य है जम्मू कश्मीर। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो इसकी एक ट्रिक है पीर की कार। पीर की कार जो बुर्ज से बनी। पीर की कार जो किससे बनी? बुर्ज से बनी। अर्थ निकालो इसका। पीर का मतलब है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा। कार का अर्थ है काराकोरम। काराकोरम दर्रा। जो का अर्थ है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। बुर्ज से अर्थ है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। और बनी का अर्थ है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है। एक बार सभी राज्यों में जो जो भी दर्रे हैं उनकी ट्रिक देख लेते हैं। दूसरा राज्य आता है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक है रोहित बड़ा शिव से। रोहित बड़ा शिव से। और रोहित किससे बड़ा है? शिव से बड़ा है। इसका अर्थ है, रोहित का अर्थ है रोहितांग दर्रा। रोहितांग दर्रा। बड़ा से अर्थ है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। शिव से अर्थ है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा। अगला राज्य अपना आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्रिक है मालिनी। मालिनी। मा से माना दर्रा। ली से लिपू लेक। और नी से नीति दर्रा। अगला आगे उत्तराखंड के बाद में हिमालय का विस्तार है नेपाल में। अगला अपना राज्य आता है सिक्किम। चौथा अपना राज्य है सिक्किम। और सिक्किम की ट्रिक है नाथू ने झेला सिक्का। नाथू ने झेला सिक्का। नाथू का अर्थ है नाथुल्ला दर्रा। नाथुला दर्रा। और झेला से अर्थ है झेलप्पा दर्रा। झेलप्पा दर्रा। और सिक्का का मतलब है सिक्किम। अगला राज्य आता है अपना पांचवा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसमें 3-4 दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा। इसमें पहला है बोमडिला। बोमडिला दर्रा।
दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, पागसाड दर्रा और सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है यांग याक दर्रा, यांग याक दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के यांग याक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये थे अपने दर्रों की ट्रिक। जम्मू कश्मीर की क्या ट्रिक है? पीर की कार जो किससे बनी? बुर्ज से बनी। पीर का मतलब पीर पंजाल, कार का मतलब काराकोरम, जो का मतलब जोजिल्ला और बुर्ज का मतलब बुर्जिल्ला और बनी का मतलब बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश की है रोहित बड़ा शिव से, रोहित का मतलब रोहितांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा और शिव से शिवकिला दर्रा। अगला उत्तराखंड, उत्तराखंड की ट्रिक है मालिनी, मा से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो माना दर्रा और नीति दर्रा से होकर गुजरती है। सिक्किम की ट्रिक है नाथू ने झेला सिक्का, नाथू से नाथुला दर्रा और झेला से झेलप्पा दर्रा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तिस्ता नदी के बारे में, तब ये दोनों दर्रा रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, पागसार दर्रा और यांग्याक दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याक दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। आगे अपन इन दर्रों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा 3-4 दर्रे अपने पश्चिमी घाट पर्वत में वो भी साथ ही देखेंगे और एक दर्रा अपने पूर्वोत्तर राज्य में वो भी इन्हीं के साथ देखेंगे और कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।